हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे केमिस्ट्री की सेकंड वीडियो में एटम के बारे में। इससे पहले केमिस्ट्री की एक और वीडियो हो चुकी है जिसमें हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। मैटर के बारे में हमने सब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे एटम क्या होता है, एटम के अंदर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं और उसके अलावा जो एग्जाम में पूछी गई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, एटम की खोज सबसे पहले क्या की गई थी? डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बताया था कि एटम जो होता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड का मतलब एक ऐसी चीज जिसको तोड़ा नहीं जा सकता फर्दर, उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। पर बाद में जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते गए साइंटिस्ट, तो उन्होंने पता लगाया कि एटम के अंदर भी कई चीजें पाई जाती हैं। जैसे जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो मॉडल दिए थे। एक था प्लम एंड पुडिंग का और एक वाटरमेलन का एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जैसे एक वाटरमेलन होता है, उसके अंदर जो रेड कलर का पार्ट होता है वो तो क्या दिखाता है? वो पॉजिटिव चार्ज को दिखाता है। और जो ब्लैक कलर के उसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो क्या दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। पर ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सका। इस तरीके से उन्होंने प्लम एंड पुडिंग का एक्सपेरिमेंट दिया था। जैसे एक डबल रोटी होती है जिसके ऊपर छोटी छोटी किशमिश लगी होती है, तो उन्होंने बताया था जो इसका एडिबल पार्ट है वो इसका पॉजिटिव चार्ज है, और जो इसके ऊपर ये चेरी लगी होगी वो इसका क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। एक्चुअल में साइंस में क्या होता है, जब एक साइंटिस्ट दूसरे वाले साइंटिस्ट की कोई लिमिटेशन बता दे, कमियां बता दे, तो उस एक्सपेरिमेंट को फेल करके अगले वाले को प्रेफरेंस दी जाती है और अगले वाला एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो जे थॉमसन ने जैसा ये बताया, तो आगे जो आए थे उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया कि ऐसा नहीं था। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल में क्या था? रदरफोर्ड मॉडल ने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल किया। स्कैटरिंग मॉडल के बारे में बताया। उन्होंने बीच में क्या ली थी? इन्होंने ली थी गामा रेज। ध्यान से देखेंगे कि इन्होंने क्या एटम के बारे में बताया, उसके बाद हमने इसका क्या कंक्लूजन निकाला। देखिए, इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड मतलब सोने की फॉइल ली। यहां पे इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? जिसके अंदर से क्या निकले? अल्फा पार्टिकल मींस गामा रेज निकली। जब ये गामा रेज निकली यहां से, तो इसमें क्या हुआ? कुछ जो रेज थी वो तो सीधी ही चली गई, कुछ रेज जो थी वो क्या हो गई? स्कैटर हो गई, और कुछ रेज थी वो क्या हो गई? यहां से टकराने के बाद वापिस चली गई। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद यहां पर उन्होंने एक स्क्रीन लगाई थी जहां पे पता लगाया गया कि कितने पार्ट स्कैटर हो गए, कितने पार्ट उसके अंदर से डायरेक्ट पास हो गए। तो रदरफोर्ड ने क्या इसका कंक्लूजन निकाला? उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटम है वो कुछ इस तरीके का है। जब गामा रे इसके अंदर से पास करवाई गई तो मैक्सिमम रेज इसके अंदर से क्या हो गई? पास हो गई। कितने परसेंट पास हो गई? 90% जो रेज थी वो एटम में पास कर गई, मतलब कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं हुई, कहीं पर भी मुड़ी नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो 9% जो रेज थी यहां से आने के बाद ये ऐसे डाइवर्ट हो गई। ये यहां से आई और ये क्या हो गई? डाइवर्ट हो गई। कितने परसेंट? 9% रे डाइवर्ट हो गई। अब डाइवर्ट कैसे होगी? अगर आपने पता होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब जो ये अल्फा पार्टिकल होते हैं, ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब यहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, तो यहां से टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये रिपेल कर रहे हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया कि जो इसका न्यूक्लियस होता है ना, जो इसके सेंटर में होता है ना, वहां पे कौन सा चार्ज पाया गया? पॉजिटिव चार्ज पाया गया। उसके बाद क्या हुआ? 90 + 9 99 हो गई। अब जो बीच में से जो रे गई वो यहां से टकराने के बाद क्या हो गई? वापिस डाइवर्ट हो गई उसी डायरेक्शन में। तो यहां से कंफर्म हो गया कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब इसकी तरफ आया तो ये टकराने के बाद वापिस रिपेल हो गया। तो रदरफोर्ड ने यहां पर अपना इसका कंक्लूजन निकाल के बताया कि क्या कंक्लूजन निकाला?
एटम के अंदर मैक्सिमम जो पार्ट है वो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। उसके बाद जो दूसरा कंक्लूजन निकाला उन्होंने वो ये निकाला कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है बिल्कुल सेंटर में। थर्ड उन्होंने बताया कि जो एटम का अंदर का पार्ट होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब कोई आप दीवार पे बॉल मारेंगे तो वो टकरा के वापस आ जाएगी क्योंकि वो सॉलिड है। तो ये पार्ट सॉलिड था, तभी रेज क्या हो गई, टकरा के क्या हो गई, वापस की तरफ आ गई। और उसके बाद जो उन्होंने लास्ट चीज बताई वो ये बताई कि जो एटम का पूरा भार होता है, मास होता है, वो कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आई होप आपको ये रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो समझ आ गया होगा। अब इससे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली थी, क्योंकि जो गोल्ड फॉइल होती है वो उसकी मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब उसकी बिल्कुल पतली शीट बनाई जा सकती है। सबसे ज्यादा जो पतली शीट बनाई जा सकती है वो गोल्ड की ही बनाई जा सकती है। तो यहां पे इसका कंक्लूजन लिख देते हैं रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने क्या बताया था इसके बारे में कि जो पहला इन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या है, एम्प्टी स्पेस है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, इसके अंदर जो मास होता है वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तीसरा उन्होंने क्या बताया कि ये सॉलिड है। और चौथा इन्होंने क्या बताया कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज है तभी तो ये सारी रेज को क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। तो रदरफोर्ड ने इतना एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड थोड़ी और मेहनत करते तो वो इसके बारे में सारा कुछ ही बता देते, पर उसके बाद क्या हुआ, गोल्डस्टीन आए। गोल्डस्टीन ने क्या किया, इसके न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी और डिटेल में स्टडी की और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने जब देखा कि न्यूक्लियस में, रदरफोर्ड ने तो बताया था न्यूक्लियस, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की जो खोज है वो किसने की थी, तो वो किसने की थी, रदरफोर्ड के बारे में। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो सारी रेज टकराती हैं और वो टकराने के बाद न्यूक्लियस से क्या हो जाती हैं, वापिस आ जाती है और कुछ पास कर जाती है। तो ये जो सेंटर के बारे में है वो किसने बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। उसके बाद, और ये साइंटिस्ट बन गए। उसके बाद गोल्डस्टीन ने क्या किया, इसके बारे में फर्दर स्टडी करने लग गए। और जब इनकी फर्दर स्टडी करी तो इनको न्यूक्लियस में क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज मिले। और उसको क्या नाम दे दिया, उसको पॉजिटिव चार्ज को किसने दिया, खोजा किसने, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने। और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि जो इसका नेम है वो किसने दिया था, वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने ही दिया था। ध्यान से सुने मेरी बात को, प्रोटॉन के बारे में बताया किसने था, गोल्डस्टीन ने बताया था। और उसका नेम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, जैसे ये काफी एक्साइटमेंट में हो जाते हैं कि वो मैंने खोज दिया, पर नाम देने के बारे में नाम किसने दे दिया, रदरफोर्ड ने दे दिया। उसके बाद कौन आए, उसके बाद हम जे चैडविक के बारे में देखते हैं। इसका नाम क्या है, जेम्स चैडविक ने भी इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और खोज की कि इसके अंदर क्या है। जैसे ये ग्रीन कलर और रेड कलर में मैंने अलग अलग दिखाया है। तो न्यूक्लियस के बारे में बताया रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन के बारे में बताया गोल्डस्टीन ने, और फिर जेम्स चैडविक ने किसके बारे में बताया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। एक्चुअल में न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो थोड़ी लेट हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। इसीलिए इसके बारे में थोड़ा पता लगाना मुश्किल हो गया। इसके बारे में पता कैसे लगा, एक्चुअल में देखिए, जो इसका मास होता है ना एटम का, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन 12 हैं तो प्रोटॉन भी 12 हो गए, 12 और 12 क्या हो गए, 24 हो गए। पर जब इसका मास देखा गया तो वो 24 से ज्यादा था। तो फिर इसके बारे में दोबारा से खोज की गई कि ऐसा क्यों है। तो बाद में कंक्लूजन निकाला गया कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी एक चीज पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, या कौन सा चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है। और चार्ज के बारे में अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर प्रोटॉन के बारे में बात करें तो इसी को आप प्लस कर देंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। ओके, उसके बाद आया जे थॉम्सन ने देखा कि ये सारे के सारे खोज करके चले गए। तो जे थॉम्सन भी चला, भाई आइए देखिए इसके बारे में मैं खोज करता हूं। तो उसने अंदर खोज करने के बाद
के अलावा उसने बाहर खोज करना ट्राई किया कि देखे बाहर क्या है, तो उसको भी एक मिल गया और जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन था। वो इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, पर उसका जो नाम था ना वो किसने दिया था, स्टोने ने दिया था। जैसे यहां पे भी प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की, और उसका नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया था। इसी तरीके से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज तो की थी, पर उसकी जो नाम दिया था वो किसने दिया था, स्टोने ने दिया था। ये एक्सपेरिमेंट जो लिया था उन्होंने कौन सा लिया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने पता लगाया था। देखिए जो मैंने यहां पर लिखा है ये प्रीवियस एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चंस है। न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की है, तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट से ही बता दिया। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। आइए देखें, ये है हमारा एटम। एटम में जो सेंटर में होता है वो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n+ में p। और जो ये बाहर रोटेट कर रहे होते हैं ये कौन होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को किससे कंपेयर किया गया है, इसके स्ट्रक्चर को बिल्कुल किया गया है कंपेयर सन, और जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं कौन से, प्लैनेट, जैसे अर्थ घूम रही है, तो इसको इससे कंपेयर किया गया है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। अब देखिए यहां पे मैंने न्यूक्लियॉन्स लिखा है। न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं। एटम का जो पूरा का पूरा मास होता है वो कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए उसे काउंट नहीं किया जाता। और चार्ज के बारे में अगर बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर खत्म कर देते हैं, और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो एटम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जो एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस। देखिए रेडियस क्या होता है, जो इसके सेंटर से अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये इसकी रेडियस होती है। इसकी रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर रेडियस होती है। कई बार एग्जाम में कितनी पाई जाती है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10⁸ सेंटीमीटर। और एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सी होती है, तो एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसके अलावा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की रेडियस को क्या बोला जाता है, फर्मी। 1 फर्मी जो होती है न्यूक्लियस की रेडियस होती है, और ये किसके बराबर होती है, ये किसके बराबर होती है, 10⁻⁻15 मीटर, या कई एग्जाम में पाया गया है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, या एग्जाम में पाया जाता है फर्मी। एक्चुअल में क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो ये चेक करना चाहता है कि जो स्टूडेंट है उसने इसको डिटेल में स्टडी किया है कि नहीं, उसे पता है कि नहीं। वो कंफ्यूज करने की काफ़ी कोशिश करता है। जैसे आपको 10⁻⁻15 सेंटीमीटर भी मिलेगा एग्जाम में, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर भी मिलेगा। अगर आपने मीटर में याद किया गया है तो आप इसको कर देंगे और वो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखें, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, और इसका एक नाम है फर्मी, उसमें भी ये यूनिट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो एटम है सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का जो एटम है वो किसका होता है, वो होता है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया गया है। उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, 1 होता है, और वही उसके चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो यही सबसे छोटा और सबसे स्मॉलेस्ट एटम है। उसके बाद अगर हम बात करें 1 मोल के बारे में, अगर 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल किसी एटम के लिए जाते हैं तो उसे 1 मोल कहा जाता है। एवोगैड्रो नंबर भी यही है, 6.023 × 10⁻23। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे राइट किया है। आई होप एटम के बारे में आपको सब डिटेल समझ आ गया होगा। डाल्टन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, चैडविक, जे थॉमसन। इसके बारे में हम एटम के फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। ओके देन, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।